अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मूल्यांकन की तरफ। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा टीचर का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से मूल्यांकन अर्थात एवोल्यूशन संबंधी क्वेश्चन ना आता हो। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल्यांकन। तो आज मैं तुम्हें मूल्यांकन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है। देखो, सबसे पहली बात है कि मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। यह डांडेकर कह रहा है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डांडेकर के अनुसार, ज़्यादातर डांडेकर के अनुसार ही मूल्यांकन को डिफाइन किया जाता है। क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षार्थी के मूल्यों की जांच करता है, अर्थात यह बताता है कि इन्होंने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। अब इसमें क्या है कि मूल्यांकन होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, मतलब मूल्यांकन लगातार चलती रहती है। दूसरा पॉइंट, इसका सीधा संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा संबंध कई बार कंपटीशन में आ चुका है, इसको ध्यान रखना विशेष। मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है और यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारित करने वाली प्रक्रिया होती है। यह कैसी प्रक्रिया है? यह एक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने, अर्थात जो सीमा निर्धारित की हैं उनको प्राप्त करने वाली एक प्रक्रिया है। इसके अलावा और मैं बताता हूँ, ये तो है ये पॉइंट, इसके अलावा और बताता हूँ, मूल्यांकन जो है वह सकारात्मक प्रक्रिया है। सकारात्मक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया? सकारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निरंतर चलने वाली, कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट, उचित या अनुचित का निर्णय करवाने में सहायक। क्या बात उचित है और क्या अनुचित है? उचित ऑब्लिक अनुचित, उचित और अनुचित निर्णय करवाने में सहायक। तो पहला पॉइंट, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। दूसरा, इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। तीसरा पॉइंट, यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट, यह सकारात्मक प्रक्रिया है। पांचवा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छठवां पॉइंट, उचित या अनुचित निर्णय का अनुभव या बोध कराने में सहायक होती है। अब हम बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर ज्ञात करवाता है। सातवां पॉइंट है, उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर प्राप्त ज्ञात करवाता है। ठीक है भाई, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। यह शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। ये सकारात्मक प्रक्रिया है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उचित या अनुचित का निर्णय करवाने में सहायक है। उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर ज्ञात करवाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं। कि मूल्यांकन में होता क्या है। मूल्यांकन में
सर्वप्रथम शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे? हम शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। इसके बाद निर्धारण हो जाने के बाद फिर सेकंड पॉइंट आएगा, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। तो पहला कौन सा था इसमें? सर्वप्रथम शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा कौन सा था? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, विभिन्न तकनीकों एवं साधनों की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण कार्य द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। ये थे आपके 3 पॉइंट। क्योंकि इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षण कैसी है? मूल्यांकन कैसा है? त्रिध्रुवीय है। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला कौन सा था कि सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किया जाता है। निर्धारण होता है इसमें, तो इसमें अधिगम अनुभव होता है और इसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि जो निर्धारण किया गया था उन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है। ये शिक्षण प्रक्रिया जो है वो त्रिध्रुवीय है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर की जांच करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि जो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कैसी है? त्रिध्रुवीय है। अभी बताया था त्रिध्रुवीय है। और त्रिध्रुवीय में 3 पॉइंट आ जाते हैं। इन तीनों पॉइंटों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या जांच करने के लिए कहाँ तक स्तर बन चुका है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए हम क्या करेंगे? मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम मूल्यांकन के द्वारा विषय वस्तु का ज्ञान, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखना है। विषय वस्तु का ज्ञान, बालक के जांच, बालक की जांच, बालक की जांच,
योग्यता आदि की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर लिया है। अब ये प्रक्रिया कैसी है, देखो शिक्षण प्रक्रिया के बाद आएगा उद्देश्य। क्या आएगा, उद्देश्य के बाद क्या होगा, मूल्यांकन। तो सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया होगी। शिक्षण प्रक्रिया में पॉइंट बताए थे मैं, त्रिध्रुवीय होती है, जिसमें सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा, उसके बाद अधिगम अनुभव होगा, तीसरे नंबर पर इन्होंने कहाँ तक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है इसकी जांच की जाएगी। ऐसा होने के बाद फिर इनका उद्देश्य रखा जाएगा, किस प्रकार से हमें करना है, तो उसके स्तर को जांच करने के लिए फिर उसका हम क्या करेंगे, मूल्यांकन। ये रहा मूल्यांकन का डिटेल। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि यशपाल समिति 1993। यशपाल समिति 1993 में क्या था कि इन्होंने स्कूल बैग का भार कम करने की सलाह दी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य। तो उद्देश्य में शिक्षण व्यूह रचना में सुधार एवं विकास करता है। शिक्षण व्यूह रचना जो होती है उसमें क्या करता है, सुधार एवं विकास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कैसे करेगा, जैसे किसी आपने शिक्षण कार्य के लिए व्यूह रचना बनाई, किस तरह से हमें ये करना है वो करना, कुछ इसमें कमी महसूस हो जाती है, तो मूल्यांकन के जरिए पता लग जाता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। यह निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। इससे पता लग जाता है कि कौन से बच्चे में क्या कमी है, अर्थात उसका फिर निदान करके उसका उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा और भी उद्देश्य हैं इसके, वो आप देख सकते हैं। उन्नति में सहायक मूल्यांकन का उद्देश्य उन्नति में सहायक भी होता है। सेकंड पॉइंट, शिक्षार्थियों का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। मूल्यांकन करने से बालक की योग्यता का, शैक्षिक योग्यता का पता लग जाता है, जिससे आप शिक्षार्थियों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। छात्रों की बौद्धिक उपलब्धि की परीक्षा लेना। बौद्धिक उपलब्धि परीक्षा लेना। उपलब्धि परीक्षा वही होती है कि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को कौन से स्तर तक प्राप्त कर लिया है, तो इसको ज्ञात किया जा सकता है मूल्यांकन के जरिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में, उद्देश्यों में। छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। मूल्यांकन के जरिए आप छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक उनका मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर लिया है, अर्थात उनकी कठिनाई उनके सामने कौन सी आ रही है। उस कठिनाई का ज्ञान प्राप्त भी हम मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट 5वां, शिक्षण पद्धतियों में
आवश्यक सुधार, देखो कैसे आवश्यक सुधार करना। शिक्षण पद्धतियों में आवश्यक सुधार कैसे किया सकता है? क्योंकि मूल्यांकन के जरिए जैसे आपने कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग या कौन से शिक्षण मेथड का उपयोग किस क्षेत्र में किया है, इसमें कौन सी कमी है, इसका पता लगने के बाद आप उन शिक्षण विधियों में पुनः सुधार करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बालक का सर्वांगीण विकास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, मूल्यांकन से बालक का सर्वांगीण विकास भी हो जाता है, अर्थात मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, सब चारित्रिक, नैतिक, मतलब उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उपचारात्मक शिक्षण के लिए पथ प्रदर्शक। उपचारात्मक शिक्षण के लिए पथ प्रदर्शक मतलब उसके उपचारात्मक शिक्षण के लिए मार्गदर्शन भी करता है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन का महत्व है। अब मूल्यांकन का महत्व क्या है? अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। इससे इसका क्या होता है कि अधिगम प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है? सुधार होता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करता है, जो परीक्षा ली जाती है उसमें की प्रक्रिया में भी आवश्यक सुधार करता है। इसके अलावा और मैं बता देता हूँ पॉइंट नंबर तीसरा, पाठ्यक्रम में संशोधन। पाठ्यक्रम में संशोधन क्या करता है? पाठ्यक्रम में संशोधन। तो मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में संशोधन भी होता है। अब हम पॉइंट नंबर चौथा, दी गई ज्ञान की सीमाओं की जानकारी। जो सीमाएं दी गई हैं ज्ञान प्राप्त करने की, उनकी क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है। प्रदत्त ज्ञान की सीमा की जानकारी। तो मूल्यांकन का महत्व तो ये भी है कि प्रदत्त ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी सीमा की क्या करता है? जानकारी भी देता है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मूल्यांकन की विधियाँ। तो मूल्यांकन की विधियाँ मैथमेटिक्स में दो प्रकार की होती हैं, औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। अब औपचारिक मूल्यांकन कैसे होता है, किन किन विधियों का उपयोग होता है? गणित में मूल्यांकन दो प्रकार का, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन। देखो औपचारिक मूल्यांकन में किन किन विधियों के द्वारा इस औपचारिक मूल्यांकन होता है, तो इसमें सबसे पहली विधि है जांच सूची, जिसको क्या कहते हैं? हम चेकलिस्ट कहते हैं। जांच सूची जिसको हम क्या कहते हैं? चेकलिस्ट कहते हैं। तो देखो बालक की अभिरुचियों, अवृद्धियों तथा भावात्मक पक्ष की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बालक की अभिरुचियों, अवृत्तियों और भावात्मक पक्ष की जांच करने के लिए आप कौन सी औपचारिक मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा
चेक लिस्ट, जिसको जांच सूची भी कहा जाता है। इसे क्या क्या कहते हैं? जांच सूची भी कहा जाता है। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि जांच सूची के माध्यम से मूल्यांकन में क्या होता है? एक तो आती है क्रमबद्धता एवं में निश्चयात्मकता आती है। अब इसमें होता क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। इसकी उपस्थिति या इसकी सहायता से किसी विशिष्ट गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। जांच सूची में कुछ कथन दिए जाते हैं, उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ और नहीं में उत्तर देना होता है। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन आ गया कि आप स्वयं अध्ययन करने में रुचि लेते हैं, हाँ या नहीं, तो बच्चे का पता लग जाता है जांच सूची से कि वो इसमें इंटरेस्ट रखता है कि नहीं रखता है। तो ये जांच सूची होती है, इससे उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे उसमें क्वेश्चन होंगे, उसके आगे हाँ और या नहीं में आपको जवाब देना होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, आप अध्ययन करने में आनंद की अनुभूति करते हैं? आप अध्ययन करने में आनंद की अनुभूति करते हैं या नहीं? तो जवाब देना पड़ता है हाँ या नहीं में। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इसे डाक द्वारा भी उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। अर्थात प्रश्नावली का उपयोग उस समय किया जाता है जब कोई व्यक्ति पास में नहीं होता, दूर होता है, दूरस्थ स्थित होता है। तो दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए डाक के द्वारा व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। इसी कारण बालक या व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण प्रविधि होती है। मतलब बालक या व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि होती है, दूरस्थ स्थानों पर होना चाहिए। प्रश्नावली के मुख्य निम्न प्रकार हैं। तो हम देखें, इसमें पहला है प्रश्नों की रचना के आधार पर। प्रश्नों की रचना के आधार पर दो प्रकार की संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली, एक संरचित होती है, एक असंरचित होती है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर चार प्रकार की खुली, बंद, मिश्रित और चित्र में प्रश्नावली होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य जो होता है अध्यापक द्वारा कराई गई शिक्षण का छात्रों के द्वारा सही एवं पूर्ण अधिगम कर लिया गया है या नहीं की पुष्टि हेतु छात्रों से अभ्यास कार्य कराया जाता है। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अभ्यास की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक नियम या सूत्र का ज्ञान अन्य समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त होता है। गणित में बालकों को चाहे कितने भी नियम या सूत्र बता दिए जाएं, परंतु उन नियमों के आधार पर यदि उनको अभ्यास नहीं करवाया गया है तो वे उन नियमों को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में नहीं ला सकते। अर्थात जब तक उनका सही भली प्रकार से वो अभ्यास नहीं कर लेते तब तक उन्हें वो व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं ले सकते। अतः
जब छात्र कक्षा में अभ्यास करे तो शिक्षक को उसके कार्य का निरीक्षण करना चाहिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को अभ्यास कार्य के द्वारा ही स्पष्ट और स्थायी रूप से समझा जा सकता है। तो ध्यान रखना, गणित को पढ़ने के लिए अभ्यास अति आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रदत्त कार्य, अगला है प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य का उपयोग दोनों प्रयोजनों से अधिगम और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। अधिगम और मूल्यांकन दोनों के प्रयोजनों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रदत्त कार्य का उपयोग किया जाता है। प्रदत्त कार्य जो होता है वो प्रदत्त कार्य क्या करता है कि किसी विषय के महत्वपूर्ण पक्षों को संगठित करता है। मौलिकता, सृजनात्मकता आदि इन सभी का गठन करता है। किसी की आवश्यकताओं को समझना है तो अभ्यास और ड्रिल की आवश्यकता होती है। अब प्रदत्त कार्य जो होता है उसका निम्न प्रकार है। तो पहला है कक्षा के पाठ का विस्तार। इसके फलस्वरूप अवधारणाओं के स्पष्टीकरण तथा ज्ञान में वृद्धि की जाती है। दूसरा है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन, जब कक्षा में पहले से पढ़ाए गए विषय का अनुप्रयोग शिक्षक द्वारा कुछ गृह कार्य दिया जाए। जब गृह कार्य दिया जाता है तो शिक्षार्थी को क्या करना पड़ता है? उसका खुद ही मूल्यांकन करना पड़ता है। इससे यह पता चल जाता है कि ये जो टीचर के द्वारा जो कक्षा में पढ़ाया गया है वो हमारी समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसका मतलब उससे कहते हैं स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन का मतलब होता है शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री का स्वयं के द्वारा मूल्यांकन करना। क्या कहलाता है? स्वमूल्यांकन कहलाता है। अगला है विशिष्ट प्रकरणों का विस्तृत अध्ययन। विशिष्ट प्रकरणों का विस्तृत अध्ययन, इसमें क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विशिष्ट प्रकरण से संबंधित होते हैं, जिसमें शिक्षार्थी को उस विषय के बारे में एक रिपोर्ट लिखने को कहा जाता है, जिससे उसके बारे में पता चल जाता है। और विद्यार्थियों से अपेक्षा भी की जाती है कि वे संबंधित सूचना को क्रमबद्ध रूप से संगठित करें, इसको एक क्रम रूप से जमाएं। अब हम दत्त कार्य का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई असाइनमेंट दी जाए या दत्त कार्य दिया जाता है तो देखा जाता है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित इसका कुछ आधार है या नहीं है। अगली बात करते हैं हम भाई शास्त्राकार। शास्त्राकार, इस तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियां तथा व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन में उचित सहायता मिल सकती है। व्यवहारगत परिवर्तनों में उपलब्धियां, शिक्षण उपलब्धियों के बारे में सहायता मिल सकती है। अब है शास्त्राकार के प्रकार। शास्त्राकार कितने प्रकार का होता है? तो शास्त्राकार जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है: संरचित, नियंत्रित, असंरचित, अनियंत्रित, व्यक्तिगत शास्त्राकार, सामूहिक शास्त्राकार, बाह्य शास्त्राकार। और आपका नेक्स्ट है व्यवसाय संबंधी, सर्वेक्षण शास्त्राकार और अनुसंधान शास्त्राकार। यह शास्त्राकार के प्रकार होते हैं। संरचित, नियंत्रित, असंरचित, अनियंत्रित, व्यक्तिगत शास्त्राकार, सामूहिक शास्त्राकार, सेवा संबंधी शास्त्राकार, सर्वेक्षण शास्त्राकार, अनुसंधान शास्त्राकार और बाह्य व आंतरिक शास्त्राकार जो होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से शास्त्राकार का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखना आप, ये संरचित, नियंत्रित, असंरचित, अनियंत्रित, व्यक्तिगत शास्त्राकार, सामूहिक, व्यवसाय संबंधी, सर्वेक्षण संबंधी, अनुसंधान संबंधी, बाह्य में आंतरिक शास्त्राकार होता है। अगला है निरीक्षण या अवलोकन। देखो इसमें
अवलोकन पहले पढ़ेंगे हम निरीक्षण के बारे में, फिर अवलोकन के बारे में। निरीक्षण प्रविधि में क्या होता है, निरीक्षण प्रविधि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, आत्मनिरीक्षण और बाह्य निरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, इसमें निरीक्षणकर्ता स्वयं के मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, इसमें स्वयं के मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये दो प्रकार की होती है निरीक्षण वाला, निरीक्षण जो होती है वो प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होती है आत्मनिरीक्षण और दूसरी होती है आपकी बाह्य निरीक्षण। बाह्य निरीक्षण, अब आत्मनिरीक्षण में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि निरीक्षणकर्ता स्वयं के मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, स्वयं की। और बाह्य निरीक्षण में दूसरों के व्यवहार, रुचियों, दक्षताओं, आवृत्तियों आदि का निरीक्षण करता है। तो ध्यान रखना, स्वयं की करेगा आत्मनिरीक्षण और दूसरों की करेगा तो बाह्य निरीक्षण होता है। निरीक्षण द्वारा बालकों के सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक परीक्षण के बारे में पता चलता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि निरीक्षण के द्वारा बालकों के किसका विकास होता है, तो सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास के बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट, क्रम निर्धारण या रेटिंग स्केल, यह सतह व्यक्तिगत ही होती है। इस मापनी में 0 से लेकर के 7 तक डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 0 से 7 आदि होते हैं। अगला है संचित अभिलेख। इसके द्वारा बालकों के घर तथा विद्यालय संबंधी सूचना का मूल्यांकन संभव होता है। कभी भी आ जाए, बालकों के घर तथा विद्यालय संबंधी सूचनाओं का मूल्यांकन किसके द्वारा होगा, तो संचयी अभिलेख के द्वारा होगा। समाज मिति, आप सभी जानते हैं समाज मिति, इसका जो विधि का प्रवर्तक जो था J.L. मोरेनो था 1934 में, 1934 में। इस विधि के द्वारा क्या होता है बता देता हूँ। समाज मिति में, इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, समाज में उसका स्थान क्या है, समाज में स्थान उसका क्या है, इस चीज़ का पता लगाया जाता है। दूसरी बात, एक समूह के सदस्यों में पारस्परिक मित्रता का पता लगता है। किसका पता लगता है, मित्रता का पता लगता है। मित्रता का भी पता लग जाता है, किससे, समाज मिति विधि से। अब हम नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है परीक्षण। परीक्षण क्या होता है, परीक्षण के 3 प्रकार हैं। पहले हम बताएंगे परीक्षण क्या होता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना जो विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के असली चरित्र का दिग्दर्शन करे। ये ऐसी परिस्थिति होती है जो व्यक्ति के असली चरित्र का क्या करेगी, वो दिग्दर्शन करेगी, दिग्दर्शन करती है। अब परीक्षण के प्रकार, मौखिक परीक्षण, इसको वाइवा भी कहा जाता है। वाद विवाद, पैनल चर्चा, नाटक प्रदर्शन, ड्रामा, वार्तालाप, विचार विमर्श, ये ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक के साथ साथ भावात्मक व्यवहार के क्षेत्र में भी उपयोगी होता है। मौखिक परीक्षण से बच्चों की पठन, अर्थग्रहण, अभ्यास, श्रवण, भाषण, अनुक्रिया करने और साक्षात्कार करने की योग्यताओं का मापन भी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मौखिक परीक्षण से बच्चों का पठन, अर्थग्रहण और उच्चारण, श्रवण, भाषण, अनुक्रिया करने की साक्षात्कार विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये तो रहा मौखिक के बाद अब हम देखते हैं प्रयोगात्मक। विभिन्न कुशलताओं के अर्जन का मूल्यांकन करने का एकमात्र सही साधन।
ये क्या है कि कुशलताओं का अर्जन, इनका मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मतलब कौशलताओं का निरीक्षण करना है या अर्जन करना है तो प्रयोगात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रफल, ऊंचाई, दूरी में प्रयोगात्मक कार्य उपयोगी होता है। तो ध्यान रखना भाई, दूरी है, ऊंचाई है, क्षेत्रफल, इनमें प्रयोगात्मक कार्य जरूरी होता है। प्रायोगिक परीक्षणों का उपयोग बच्चों के मनोशारीरिक गामक पक्ष के उद्देश्यों को मापन करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना इसका। प्रयोगात्मक पक्ष का किसका उपयोग करते हैं? मनोशारीरिक गामक पक्ष के लिए। अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो होती है वह मौखिक की अपेक्षा में अधिक प्रभावशाली होती है। लिखित परीक्षा मौखिक की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। और मौखिक परीक्षा की शुरुआत करने वाला जो था, मौखिक की शुरुआत करने वाला था एलोडाइडस एंड